नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल द प्रकाश शो में। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज समाज में हर कोई ऑनलाइन खरीदी कर रहा है, क्योंकि आज हर कोई मोबाइल चला रहा है। जो उसको पसंद आ रहा है वो ऑनलाइन, लोकल मार्केट में जा नहीं रहा है। तो इसका हमारे समाज पे और हमारे जो लोकल व्यापारी है उस पर कितना असर पड़ रहा है। देखो, आज का जो युग है डिजिटल करेंसी का युग है, लेकिन ये डिजिटल करेंसी हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। आज अपने बीच में जो क्वेश्चन किया है कि यार ऑनलाइन खरीदी अगर सभी लोग करेंगे हमारे देश में, तो मार्केट में जो दुकान लगा कर बैठा है, कोई राशन की दुकान लगा कर बैठा है, कोई इलेक्ट्रिक की दुकान लगा कर बैठा है, कोई होटल लगा कर बैठा है, जिनका परिवार के संचालन का एकमात्र संसाधन है, जरिया। अगर आप ऑनलाइन की खरीदी करेंगे तो ये जो ऑनलाइन खरीदी अगर आप बंद करेंगे, ऑनलाइन से ऑफलाइन पे आएंगे, ऑनलाइन से अगर आप ऑफलाइन पे आएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा प्रयास होगा। तो हम उनसे नगद व्यवहार करके हम उनको आमदनी देंगे ना, उनका घर चलेगा। अब ये जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये किसकी होगी कि ऑनलाइन खरीदी करने के कारण जो हमारी कमाई जिनको जाना चाहिए उनको मिलती नहीं है। और अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर कमाई दे सकते हैं, तो हमारे आसपास के छोटे जो किसान दुकानदार हैं उन लोगों को ही दे सकते हैं। कुंभ में देख लो, हमारी बहुत सारी यात्राएं होती हैं, आप देखना छोटे छोटे व्यवसायी अपना धन इकट्ठा करके वहां पर सेवा के पंडाल लगाते हैं। आज आप केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जी जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, द्वारका जी जाएंगे, आप वैष्णो देवी जाएंगे, तो बहुत सारे सेठों ने धर्मशालाएं बना के रखी। कर तो हमारे लोकल हमारे व्यापारी कर रहे ना, वो कमाएंगे कहाँ से? आप अगर उनको व्यापार देंगे, आप उनको प्रत्यक्ष रूप से लाभ दीजिए, वो लोग कमाएंगे और उससे पैसा हमारे देश का, हमारे घर में और हमारे आसपास के परिवार के लोगों में रहेगा। और उसी से जब हम घर में या आसपास मोहल्ले में या कोई सामाजिक क्षेत्र में कोई कार्यक्रम करते हैं धार्मिक, तो पैसा हम किससे ले? सामाजिक सहयोग के रूप में तो हम उसके पास चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक के पास। लेकिन हमारे घर में बच्चा इलेक्ट्रिक सामान ऑनलाइन बुला रहा है, वो कहाँ से देगा? ये बहुत बड़ा विषय है। आज का युवा हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में कितना जानता है जी, उसके बारे में, और कितना उसको बताया गया है, और अगर उसको नहीं बताया गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए हमको बहुत पीछे जाने की आवश्यकता है। जब 1780 में मेघालय आया हमारे देश में, मुगलों से हमारा 300-400 वर्षों का लगभग संघर्ष रहा। उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे देश में डेरा डाला। तो जब मेघालय हमारे देश में आया, उसने स्टडी की, उसने अध्ययन किया कि वास्तव में इतने संपन्न राष्ट्र में इसकी संपन्नता का मूल कारण क्या है। तो वास्तव में हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति के साथ साथ क्या होता है कि हमारी सामाजिक और नैतिक मूल्य भी कहीं न कहीं प्राधान्यता में थे। और उस समय हमारा कृषि का और तकनीकी का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में इतना व्यवस्थित अच्छा वातावरण था, ताकि कई तरह की रोगी निरोगी काया हमारे देश में नहीं थी। लेकिन हमारे देश की समृद्धता को देखते हुए, जैसे कहते हैं ना, हमारा देश सोने की चिड़िया थी। हाँ, वर्तमान में भी है, लेकिन उस समय की जो समृद्धता को देखते हुए अंग्रेज बड़े लालायित होते थे। तो उन्होंने अध्ययन किया, उसने कि यार इतने विकसित और इतने संपन्न राष्ट्र को हम कैसे अपने अधीन कर सकते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने सबसे पहले देखा कि यार इन सब चीजों का बेस क्या है। तो वास्तव में गुरुकुल शिक्षा पद्धति और हमारी समृद्ध भारतवर्ष की परिकल्पना को साकार करने वाली चीज थी। पर आज तो ऐसा नहीं है। आज ना मुगलों का शासन है, ना बाहर किसी ताकत का शासन है। उसके बाद भी हम हमारी शिक्षा प्रणाली को क्यों नहीं सुधार पाए? देखिए, इसके लिए आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मैं 10 साल पूर्णकालिक के रूप में मैं काम किया। उन्होंने हमको ये पढ़ाया ही नहीं कि पृथ्वीराज चौहान कौन था, शिवाजी कौन। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे अभी ये मूवी जो छावा मूवी है, उसका बहुत नाम हो रहा है। छावा आया, नाम हुआ, जब हमारे इतिहास में उन सब चीजों का वर्णन किया ही नहीं। तो इसके लिए जिन्होंने हमारे देश में आक्रमण किए, लाखों परिवार मार डाले, उन लोगों का इतिहास में शहंशाह के रूप में नाम है, उनके द्वारा चलाए गए धर्मों के नाम है, के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया उन लोगों का। लेकिन देखा जाए तो अभी एक सकारात्मक परिवर्तन हमारे देश में आने वाला है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्षेत्र में हम लोगों ने काम भी किया है कुछ में। तो हमारे देश में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होने वाली है, जिसमें हमारी परंपरागत शिक्षाओं को आधार मानकर रोजगार मूलक शिक्षा आने वाले समय में विद्यार्थियों को मिली।
अच्छा, आपने तो अपने जीवन के 10 वर्ष समाज के कार्य में भी दिए हैं, विद्यार्थियों के बीच में भी दिए हैं। आज का जो युवा है वो अपने धर्म, अपने त्योहार को कितना अपना रहा है और उसके प्रति कितना आडंबर कर रहा है। देखो, आडंबर वाली बात तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे देश में नहीं, जैसे गणेश जी आते हैं उसमें फिल्मी गाने बजाना, ये आडंबर ही है। लेकिन उसके लिए जब हमारा युवा विवेक शून्य होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण विवेक शून्यता का है। उसको हमारे धर्म की मूल चीजें पता ही नहीं, उनको वो चाहता बताएंगे ही नहीं। उनको हमारा उस जिस वातावरण में रह रहा है उसको वहां से वह जानकारी वो मिली नहीं। शिक्षा कौन देगा उनको। उसको सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसको शिक्षा उसके घर से मिलते है। घर का जो शिक्षक वातावरण होता है, घर से जो आदमी बच्चा शिक्षा लेता है वो उसके जीवन पर्यंत काम आती है। वास्तव में शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में अगर देखा जाए तो विद्यार्थी का जो मानव जीवन जो होता है, विद्यार्थी का दो होता है, एक माता के गर्भ का होता है और एक शिक्षक के गर्भ का होता है। तो माता के गर्भ से वो देह रूप में आता है और शिक्षक के गर्भ में जब आता है तो वो स्वयं को जानकर समाज में क्या उपयोगिता है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए होता है। तो विद्यार्थी को परिवार में जो वातावरण मिलता है वो, और शिक्षक के द्वारा आचरण मिला है, शिक्षा मिली है, वो उसके जीवन में बच्चे का- परिवर्तन लेके आती है। महेश्वर शासन स्तर पर तो पवित्र नगरी घोषित है और इससे ज्यादा भी जाना जाता है पर्यटन के लिए। तो आप महेश्वर को किस नजर से देखते हैं, पवित्र नगरी यहाँ पर जो पर्यटन जो टूरिस्ट आता है उसके लिए, और इसको और कैसे विकसित महेश्वर को। देखो, महेश्वर शासन स्तर पर पवित्र नगरी घोषित उमा भारती जी जब हमारे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 2003, तब वो घोषणा कर गए थे। संपूर्ण महेश्वर नगर वासियों के लिए गौरव का विषय। साथ ही साथ हमारे महेश्वर को जब पवित्र नगरी घोषित किया गया तो यहाँ पर 24 घंटे बिजली की सुविधा, महेश्वर को शराब से मुक्त करने के लिए भी यहाँ पे जो शराब का ठेका था की गाइडलाइन में महेश्वर से शराब की दुकान भी उस समय प्रशासन के द्वारा हटाई गई थी। ये बहुत अच्छा सकारात्मक निर्णय महेश्वर वासियों के लिए प्रशासन का रहा था। और पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2003 के बाद हमारे महेश्वर का पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। उसका माध्यम सोशल मीडिया जरूर है, साथ ही साथ महेश्वर का पर्यटन महेश्वरी साड़ी के रूप में जो यहाँ का हस्तकरघा, यहाँ का हस्तशिल्पी है, वो वास्तव में बेसिक जो हमारे यहाँ महेश्वरी साड़ी बनती है उसके लिए टूरिस्ट आते जरूर है, खरीदी भी करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा गौरव हमारा महेश्वर माँ अहिल्या जी के द्वारा निर्मित हमारा एक पुरातत्व की एक बहुत बड़ी धरोहर अहिल्या घाट के रूप में, और भगवान श्री राजेश्वर जी, भगवान शास्त्र बाबू जी द्वारा स्थापित स्थान, और माँ नर्मदा जी का उत्तर तट, जो शास्त्रों में बताया गया है कि नर्मदा जी का उत्तर तट का बहुत अच्छा महत्व है। तो पितृकर्म के लिए भी हमारे महेश्वर में बाहर से बहुत लोग आते हैं। साथ ही साथ नर्मदा जी का पर्यटन हुआ, नर्मदा जी के दर्शन, घाट का दर्शन, पुरातत्व का दर्शन, और विविध मंदिरों के जो हमारे पास हमारे नगर में त्रेता युग के, द्वापर युग के, सतयुग के मंदिर जो हैं, वो मंदिरों के दर्शन के लिए बड़े बड़े तीर्थयात्री और टूरिस्ट लोग आते हैं, पर्यटन करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, घाट पे घूमते हैं, नर्मदा जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद साड़ियां लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन हमारे नगर के लिए जो होता है वो हमारे नगर को कहीं ना कहीं हमारे नगर के व्यवसायियों के लिए हित का विषय है। साथ में इसमें हमें बहुत सारी सावधानियां भी रखनी चाहिए कि हम हमारे नगर में जो पर्यटन हो रहा है उनको हम किस तरह की सुविधाएं दे पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे नगर में ट्रैफिक की व्यवस्थाएं, किला परिसर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। साथ ही साथ हमारे घाट पर जो एक पुरातत्व की बहुत बड़ी धरोहर है, घाट पर आने वाले समय में लगातार प्री वेडिंग शूट्स बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा क्या है, जहाँ टूरिस्ट बढ़ता है वो कहीं ना कहीं एक लवर पॉइंट के रूप में डेवलप होता है ना। तो हमारा महेश्वर ऐसा लवर पॉइंट वाला नगर नहीं बने, इसके लिए एक जनता के बीच में एक छोटा सा मैसेज जाना चाहिए। क्या जैसे ओमकारेश्वर में अभियान चलाया था, ऐसा अभियान हमारे महेश्वर के नगर के व्यवसायियों ने
नगर के आपको नहीं वरिष्ठ लगता लोगों कि ने जो- करना चाहिए साहब। अब बढ़ता पर्यटन, साथ में बढ़ता प्री वेडिंग शूट के लिए जो रील्स चलती हैं कि यार इन्होंने प्री वेडिंग शूट महेश्वर में करा, तो कपल आते हैं। और हमारे क्या महेश्वर, सही है? ये हमारे महेश्वर के लिए एक नकारात्मक विषय खड़ा हो रहा है, जो कि यहाँ जो कपल आ रहा है, एक तो वो टूरिस्ट नहीं है, लेकिन जो है दूसरा टूरिस्ट आ रहा है, दर्शन करने आ रहा है, पर्यटन करने आ रहा है, उनमें और उसमें हम अंतर अपन समझते हैं, अंतर है भी उनमें। है उनमें अंतर। उनकी जो शूट करते हैं और वो लोग शूट करने आते पर हैं, जो बाहर का पर्यटन जो वास्तव में इस पुराने धरोहर को देखने आया, देखने आ रहा है, तो वो तो परेशान हो रहा ना। परेशान हो रहा हूँ उससे चक्कर में। वो तो तो हमारे महेश्वर से फिर सकारात्मक विचार लेकर नहीं जाएगा वो। कई बार मैंने खुद ने भी देखा है कि जैसे किले परिसर के अंदर कोई शूट कर रहा है प्री वेडिंग का, तो उन्होंने बकायदा रसीद कटवाई होती है, परमिशन ली होती है। वो- किसी पर्यटन वहां पे जाना है तो जाने की अनुमति नहीं है, वो हटा देते हैं। यही चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्या छवि लेके जाता है? वो उसके कारण क्या होता है, प्री वेडिंग शूट चल रहा है, कोई टूरिस्ट घूम ही नहीं पा रहा है घाट पे। आने वाले समय में हमारे नगर में बहुत सारी फिल्मों की पहले भी शूटिंग हुई है और आज भी शूटिंग हुई है। मेरा एक महेश्वर वासियों से विनम्र निवेदन है कि जो महेश्वर की शूटिंग होती है उसमें संपूर्ण नगरवासी एक अभियान के रूप में ये दर्शाए कि यार ये महेश्वर की शूटिंग हुई है, तो इसको आप महेश्वर के रूप में आप दर्शाएं। और महेश्वर के और नाम से ही उसको बताएं। हाँ, और महेश्वर में जब शूटिंग होती है तो महेश्वर के लोगों को आप रोजगार दे। बाहर की कंपनियां आके हमारे यहाँ काम करके जाती है कि हमारा महेश्वर स्वच्छ रहे, हमारा घाट जो पुरातत्व धरोहर है वो भी स्वच्छ और स्वस्थ रहे।